हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होगी। आज हम लोगों का नया चैप्टर है भारत में शिक्षा का विकास और आज हम देखेंगे कि हमारे यहाँ शिक्षा की शुरुआत कब से हुआ है और किस काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और साथ ही आधुनिक शिक्षा तक के बारे में हम देखेंगे। आज के क्लास में हम प्राचीन काल के और मध्यकाल के इतिहास के में शिक्षा का विकास कैसा हुआ है इसको देखेंगे और कल के क्लास में हम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे। तो आज का क्लास और कल का क्लास दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर देखिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ है और किस काल में शिक्षा की क्या स्थिति रही है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज जो आपका क्लास है भारत में शिक्षा है। मनुष्य ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने जीवन पथ को अवलोकित करना चाहता है जिससे वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर पाए। यानी कि हर मनुष्य जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर यानी कि प्रकाशमान करवाना चाहता है या करना चाहता है। इसीलिए देखते हैं कि सभी लोग क्या करते हैं, शिक्षा का अध्ययन करते हैं यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वर्तमान में जो ज्ञान प्राप्त है ज़्यादातर अभी जो है लोग जॉब अच्छी होनी चाहिए इस वजह से या जॉब मिलना चाहिए इस वजह से पढ़ने लगे हैं। लेकिन शिक्षा का जो मतलब होता है वो सिर्फ पढ़ना नहीं होता। शिक्षा अध्ययन से हमारा जो मस्तिष्क है या हमारी जो सोच है वो ब्रॉड होती है। हमें सही गलत में फ़र्क नज़र आता है, रियल क्या है और क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ों में हम फ़र्क कर पाते हैं। यानी कि एक अच्छा इंसान बनने में, साथ ही सोच को ब्रॉड करने में, इसके अलावा जीविकोपार्जन में और अपने दिमाग को प्रकाशमान करने में शिक्षा हमारी मदद करती है या ज्ञान हमारी मदद करती है। तो ज्ञान का जो दायरा है बहुत ही ब्रॉड है। आगे है बच्चों, शिक्षा को ज्ञानवर्धन का साधन, सांस्कृतिक जीवन का माध्यम, चरित्र निर्माता तथा जीविकोपार्जन का द्वार माना जाता है। यानी कि शिक्षा क्या क्या करती है, एक तो ज्ञानवर्धन करती है, हमारा ज्ञान बढ़ाती है, दूसरा सांस्कृतिक जीवन का माध्यम होती है और हमारा चरित्र निर्माण भी करती है। यानी कि जो व्यक्ति अच्छे तरीके से शिक्षा अध्ययन करते हैं और वो हर चीज़ को फील करके पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, तो उनका चरित्र भी अच्छा होता है, उनकी सोच भी अच्छी होती है और वो जहाँ भी होते हैं वो बेहतर कार्य करते हैं, वहाँ का समाज अच्छा होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो आपका देश है इसके निर्माण का जो दायित्व है वो शिक्षकों को दिया जाता है। क्योंकि अगर शिक्षक अच्छा है और वो बढ़िया से बच्चों को पढ़ाता है तो बहुत ही अच्छा नागरिक तैयार करता है और अच्छे नागरिक ही अच्छे देश का निर्माण करते हैं। तो शिक्षा का जो मूल्य है वो बहुत ही अमूल्य है, यानी कि इसका कोई मोल ही नहीं है। शिक्षा अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है और बेहतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा हमारे जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और शिक्षा का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है, पुराने समय से शिक्षा अध्ययन किया जाता है या ज्ञान जो है वो प्राप्त किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे तो वहाँ पे महाविद्यालय या विद्यालय जैसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, हालांकि वहाँ पे मंदिर जैसे साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। लेकिन वैदिक काल से हम शिक्षा के बारे में बेहतर तरीके से जानने लगे कि वैदिक काल में शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी और किस तरह का जो शिक्षा है वो वैदिक काल में दिया जाता था। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्राचीन युग में शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा को पहले देखेंगे हम। वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश का स्रोत कहा गया। शिक्षा के प्रमुख केंद्र ऋषि मुनि एवं आचार्यों के आश्रम थे जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शिक्षा कहाँ दिया जाता था, तो गुरु के समीप रह के पढ़ना होता था, गुरुकुल में पढ़ना होता था। और जो गुरु होते थे वो विद्यार्थियों के लिए रहने का जो है व्यवस्था करते थे, साथ ही उनके लिए भोजन और वस्त्र की भी व्यवस्था करते थे। और पूरा जो टाइम पीरियड है जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में अपने गुरु के समीप रहते थे जहां गुरु उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था। और उस दरमियान जो गुरु है वो बालकों से कुछ भी नहीं लेता था, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देता था। लेकिन जब शिक्षा पूरा हो जाता था तो पूरा होने के बाद जो बच्चे जिस तरह के फैमिली से, जिस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, वो गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरुओं को जो भी उनकी इच्छा और जो उनकी पहुंच होती थी वो दिया करते थे। लेकिन शुरुआत में कोई भी शुल्क उनके द्वारा जो है नहीं दिया जाता था। जो भी व्यवस्थाएं होती थी वो सारे गुरु करते थे। इसीलिए जो गुरु के समीप रह के शिक्षा अध्ययन करते थे उन्हीं को अंतेवासी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बनता कि अंतेवासी किसे कहते हैं, तो जो गुरु के समीप रह के शिक्षा अध्ययन करे उसे अंतेवासी कहा जाता था। आगे बच्चों, गुरुकुल में शिक्षक निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा समाप्ति के पश्चात छात्र अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में धन, गोधन, भूमि, वस्तुएं आदि प्रदान करते थे। छात्र के गुरुकुल शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था।
यानी कि जो बच्चा है उसका उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार के बाद जो बच्चा है अपने माता पिता के पास नहीं रहता था, वो घर छोड़ देता था, वो गुरु के पास चला जाता था और वो आखिरी टाइम होता था जब अपने परिवार के साथ भोजन करता था। और उपनयन संस्कार आप जानते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण का होता था, शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसी वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। मैंने इसके पहले भी बताया था कि द्विज किसे कहते हैं, पक्षियों को भी द्विज कहते हैं क्योंकि वो एक बार अंडे में आते हैं और फिर अंडे से बाहर आते हैं, 2 जन्म होता है। दांत को भी द्विज कहते हैं क्योंकि एक बार दूध के दांत आते हैं और दोबारा पत्तल के आते हैं। और आपके क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को भी द्विज कहते हैं क्योंकि ये तीनों लोगों का उपनयन संस्कार होता था और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य एक बार इस दुनिया में आता है और उसके बाद जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तब उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसके जो मस्तिष्क है, उसकी जो सोच है वो ब्रॉड हो जाता है, वो रियल चीज़ों को समझने लगता है, जानने लगता है। और ये प्रोसेस जो कि शूद्रों के साथ नहीं होता था, उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें द्विज में शामिल नहीं किया जाता। तो याद रखेंगे उपनयन संस्कार के बाद ही जो बच्चे हैं ये चले जाते थे, घर छोड़ देते थे और गुरु के पास रह करके शिक्षा अध्ययन किया करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। आगे है कि उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल छोड़ते समय छात्र का समावर्तन संस्कार होता था, यानी कि जब वो घर छोड़ते थे तो उपनयन संस्कार होता था और शिक्षा जब उनकी कंप्लीट हो जाती थी, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम जब पूरा हो जाता था और जब वो गुरुकुल को छोड़ते थे तो उनका समावर्तन संस्कार होता था। इसलिए आईएएस में क्वेश्चन बना है कि 16 संस्कारों में से कौन कौन से संस्कार हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। तो एक तो आपका विद्यारंभ है, दूसरा आपका वेदारंभ है, तीसरा आपका उपनयन है और चौथा आपका समावर्तन है। ये चारों आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार के पूर्ण हो जाने के पश्चात छात्र ब्रह्मचर्य आश्रम का त्याग कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, यानी कि समावर्तन संस्कार पूरा होने का मतलब है कि उसका ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो पूरा हो चुका है, अब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, यानी कि सांसारिक जीवन में आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है आपका आगे जो है आरंभ करने की आयु क्या होती थी, यहाँ से है वैदिक काल में शिक्षा वर्णानुसार दिए जाते थे, यानी कि जैसा वर्ण होता था वैसे ही शिक्षा दी जाती थी। जैसे क्षत्रिय जो हैं उनको रक्षा का दायित्व दिया गया था, सुरक्षा का दायित्व दिया गया था, तो उनकी जो शिक्षा होती थी वो इस तरह की होती थी जिसमें अस्त्र शस्त्र सिखाए जाते थे, साथ ही जो है समाज की सेवा कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे, ये सिखाया जाता था। जो ब्राह्मण होते थे वो ज़्यादातर ज्ञान अर्जन पे ध्यान देते थे, क्योंकि उनका काम ही था लोगों को ज्ञान देना, खुद ज्ञान लेना, दान देना और दान लेना। वहीं जो वैश्य हैं ये उत्पादन कार्य से जुड़े हुए थे, तो इनकी जो शिक्षा होती थी इस तरह की होती थी। हालांकि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो याद रखेंगे बच्चों कि वर्णानुसार शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के बालकों को शिक्षा आरंभ करने की आयु भी अलग अलग निर्धारित की गई थी, यानी कि इन जो बालक थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इनके बालकों का जो उपनयन संस्कार होता था इसमें आयु में भी अंतर था। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि वर्ण विभाजन में ही सिर्फ, यानी कि हमारा जो समाज है ये 4 वर्णों में विभाजित है और वर्ण विभाजन में ही आपको असमानता देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि जब इनका उपनयन संस्कार होता है तो उसमें टाइम पीरियड यानी कि एज में भी आपको फर्क दिखेगा। ब्राह्मण का जो एज होगा वो अलग होगा, क्षत्रिय का अलग होगा और वैश्य का अलग होगा। और वहीं उनका जो यज्ञोपवीत होता है वो भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है, साथ ही जो मौसम होता है वो भी अलग अलग होता है उपनयन संस्कार का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहीं पे वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो आयु होता है अलग अलग निर्धारित था। पूर्व वैदिक कालों में जहां बालकों को अपनी रुचि एवं योग्यता के आधार पर विषय चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में विषय एवं पाठ्यक्रम वर्णानुसार निर्धारित होने लगे। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। इस काल में भी सह शिक्षा का अस्तित्व थी तथा स्त्रियां भी इस काल में शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारी थी। यानी कि जो आपका पूर्व वैदिक काल है उसमें लोगों को अपने हिसाब से विषय चूज करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो जो भी वर्ण से जो व्यक्ति जिस तरह का वर्ण होता था उसी आधार से उसके शिक्षा का निर्धारण किया जाता था। और इस काल में सह शिक्षा का भी अस्तित्व देखने को मिलता है, यानी कि जो लड़कियां हैं और लड़के हैं दोनों साथ साथ पढ़ते थे। और आपको पता है कि पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में ये देखने को मिलता है कि लड़कियों का भी उपनयन संस्कार का अधिकार था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो लड़कियों का जो उपनयन संस्कार है ये जो है रोक दिया जाता है, यानी कि वहीं से उनको शिक्षा का अधिकार धीरे धीरे छीन लिया जाता है और आगे चल के महिलाओं को पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है। आगे है बच्चों
कि पूर्व वैदिक काल एवं वैदिक काल में समाज रूढ़ियों से मुक्त था। यानी कि जो पूर्व वैदिक काल है और जो वैदिक काल है, इसमें जो समाज है इसमें रूढ़िवादिता नहीं है, रूढ़िवादिता से मुक्त है समाज। लेकिन उत्तर वैदिक काल में दिक्कतें होने लगती हैं। वैदिक परंपराओं के स्थान पर स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों से समाज का संचालन भी किया जाने लगा। और आपका जो ब्राह्मण काल है, इसीलिए इसको कहा गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही जो नियम कानून है वो बनाए हैं और ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम कानून से ही समाज चलता है, इसीलिए इसको ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद आपका उद्भव होता है बौद्ध और जैन धर्म का। यानी कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद जो आता है वो जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मैंने आपसे कहा था कि वैदिक काल 2 भागों में बटा है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। उसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है 600 ईसा पूर्व के बाद, ये जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्थान का है, जहां आप देखेंगे जैन और बौद्ध धर्म ने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। और ये शिक्षाएं क्या हैं इनको भी देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। यानी कि जो बौद्ध धर्म है, जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो किस वजह से बौद्ध धर्म का विकास हुआ? क्योंकि वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में तो काफी कुछ सही था, सबको समानता का अधिकार था, वर्ण व्यवस्था जो था वो कर्म आधारित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, लड़कियों को भी शिक्षा से वंचित कर दिया गया, शूद्र वर्ण को शिक्षा से वंचित कर दिया गया और समाज में जो व्यवस्था है ये गड़बड़ होने लगा, लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगे। तो ऐसे में महात्मा बुद्ध ने, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इन्होंने जो है लोगों को समझाना या जो है इनके बीच जो रूढ़िवादिता, जो कुरीतियाँ आ गई थी उसको दूर करने की बात करी और मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। यानी कि हर चीज़ के अति का इन्होंने परिहार किया और इस मध्यम मार्ग ने लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित किया और बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। आगे बच्चों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में शिक्षा। बौद्धों ने शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। बौद्धों की जो शिक्षा प्रणाली है वो ज़्यादातर भगवान बुद्ध के द्वारा जो बताई गई बातें थी, जो उन्होंने शिक्षा दी थी, उसी पर आधारित थी और जिसका मेन जो लक्ष्य था वो था निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति पा लेना। इसके अलावा ज्ञान की प्राप्ति था, चरित्र निर्माण था और अच्छे नागरिक का निर्माण था। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जो शिक्षा है वो ज्ञान निर्माण करने के लिए था, साथ ही निर्वाण प्राप्ति के लिए था, अच्छे नागरिक बनाने के लिए था और साथ ही उच्च कैरेक्टर यानी कि चरित्र निर्माण के लिए ये शिक्षा दी जाती थी। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी इस शिक्षा से होता था, साथ ही जीविकोपार्जन आदि भी जो है इससे संभव था। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई है काफ़ी ब्रॉड है, इसीलिए ये IAS में जो है मेंस में क्वेश्चन बना है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा वर्तमान में किस तरह से प्रासंगिक है। तो बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई जो शिक्षा है ये निर्वाण प्राप्त करने में मदद करेगा, ज्ञान की प्राप्ति में मदद करेगा, चरित्र निर्माण में मदद करेगा, अच्छा नागरिक निर्माण करने में मदद करेगा, सभ्यता संस्कृति के विकास में हेल्पफुल है, जीविकोपार्जन में भी ये हेल्पफुल है। तो जाहिर सी बात है कि आज भी ये शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। इस शिक्षा प्रणाली का अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से जो है 600 ईस्वी अर्थात 12 वर्षों तक रहा। जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा थी ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक रहा, लगभग 1200 वर्षों तक इसका अस्तित्व देखने को मिला। भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, और भारत ही नहीं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो तक्षशिला था। तो भारत का पूछे या विश्व का पूछे एक ही आंसर होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसमें महान लोगों ने भी शिक्षा अध्ययन किया है। चाणक्य, जीवक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने भी शिक्षा अध्ययन किया है तक्षशिला में। तक्षशिला है और बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। जो तक्षशिला है ये बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात भी था। नालंदा विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। वहीं जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये देश का ही नहीं पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जिसमें 10,000 छात्र तथा 2,000 शिक्षक थे। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक हैं। ये इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। ये सारे क्या हैं, बौद्ध के शिक्षा केंद्र हैं।
इसके अलावा अन्य भी विश्वविद्यालय थे जो बौद्ध शिक्षा से संबंधित हैं, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो कि मैंने कहा था कि इसको धर्मपाल ने बनवाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका वल्लभी विश्वविद्यालय है जो कि गुजरात में था। इसके अलावा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है और नदिया विश्वविद्यालय भी था। ये सारे बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे और काफ़ी फेमस है। आगे है यहाँ बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष, औषधि, गणित, रसायन शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। यानी कि जो भी विश्वविद्यालय है यहाँ आप देख रहे हैं लगभग सभी महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनका अध्ययन कराया जाता था, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो है बौद्ध धर्म के दर्शन भी पढ़ाए जाते थे, तर्कशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष और औषधि, गणित, रसायन, ये सभी विषय पढ़ाए जाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है पवज्जा संस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 से 16 वर्ष की आयु के बालकों का किया जाता था पवज्जा संस्कार। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पवज्जा संस्कार क्या है। तो ये संस्कार जो बच्चे बौद्ध धर्म में शिक्षा अध्ययन के लिए स्कूलों में प्रवेश लेते थे उनका किया जाता था। और कितने वर्ष के बच्चों का? तो 5 से 16 वर्ष के बच्चों का ये संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार अन्य शिक्षार्थियों का किया जाता था और वे शिक्षार्थी जो शिक्षा अध्ययन के बाद बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे उनका पवज्जा संस्कार किया जाता था। यानी कि सभी का नहीं होता था, कुछ गिने चुने बच्चों का ही जो है उपसंपदा संस्कार होता था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों कि बौद्ध धर्म में भिक्षु के रूप में दीक्षित होने के लिए कौन से संस्कार किए जाते थे? उपसंपदा संस्कार। यानी कि शिक्षा के दरमियान अगर आपको बौद्ध भिक्षु बनना है तो आपको 10 बौद्ध भिक्षुओं से रजामंदी लेनी होती थी। अगर 10 बौद्ध भिक्षु आपके व्यवहार और आपके जो है स्वभाव से प्रभावित हैं और आपके लिए हामी भर दे कि ठीक है आप बौद्ध भिक्षु बन सकते हैं या शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं, तो ही आपका उपसंपदा संस्कार हो सकता था। यानी कि 10 लोगों का इसमें सहमति लेना होता था जो कि बौद्ध भिक्षु हो। तो याद रखेंगे बच्चों, उपसंपदा संस्कार हर किसी का नहीं होता था, उन्हीं का होता था जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे। आगे है कि जिनका उद्देश्य बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी बनना होता था उन्हीं का उपसंपदा संस्कार होता था। इससे संबंधित बालक को 10 भिक्षुओं के सामने प्रस्तुत होकर शास्त्रार्थ करना होता था। सैन्य शिक्षा पद्धति पर जो है बौद्ध शिक्षा ने ध्यान नहीं दिया। यानी कि जो बौद्ध शिक्षा है उसमें देख रहे हैं सैन्य शिक्षा पद्धति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो ज़्यादातर शिक्षा है वो दर्शन, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, रसायन, गणित ऐसे चीज़ों पे ध्यान दिया गया। साथ ही बौद्ध दर्शन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। लेकिन सैन्य शिक्षा से संबंधित कोई भी शिक्षा बौद्ध महाविश्वविद्यालयों में नहीं दिए गए, जिसकी वजह से हमारी जो सैन्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई। और जब हमारे पर विदेशियों ने आक्रमण किया तो हमारे पास इस तरह के शिक्षित लोगों की कमी थी। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद लोग सैन्य रूप से प्रशिक्षित नहीं थे और इसी वजह से आप देखते हैं हमेशा बहुत कम संख्या में ही विदेशियों ने हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो सुल्तान हैं उनको बड़े आसानी से हरा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली में सैन्य शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। खास करके बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में सैन्य शिक्षा व्यवस्था देखने को नहीं मिलता। ये एक बड़ा रीज़न रहा भारत के बार बार गुलाम बनने का या बार बार विदेशियों से हारने का। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये बौद्ध शिक्षा है ये सैन्य केंद्रित पद्धति पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, जिसके कारण देश सैनिक शक्ति के मामले में कमजोर होता गया। फलस्वरूप देश में विदेशी आक्रमण होने की स्थिति में पुरजोर मुकाबला नहीं किया जा सका। ये सारे पॉइंट्स आपको बौद्ध शिक्षा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन शिक्षा। उसके बाद मौर्य काल आता है। मौर्य काल में किस तरह की शिक्षा है? तो इस समय खनन की शिक्षा, धातु विज्ञान की शिक्षा, बढ़ईगिरी, कपड़ा बुनाई एवं रंगाई आदि की शिक्षा देना भी आरंभ कर दिया गया। यानी कि जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो तो चली रही थी, लेकिन अब उसमें उसका जो क्षेत्र है और भी ब्रॉड कर दिया गया। जैसे जैसे वक्त के साथ ज़रूरतें बढ़ती गई तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और भी शिक्षा के जो माध्यम हैं और भी जो शिक्षा के जो है ज़रूरतें हैं वो पूरा करने के लिए इस तरह की शिक्षा भी दी जाने लगी। नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के कारण वास्तुकला की नई शैलियों का विकास प्रारंभ हुआ। नक्षत्र अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। खगोल वैज्ञानिकों एवं सृष्टि के वैज्ञानिकों के बीच
भी आप देखेंगे कि इस तरह का भी जो है वैज्ञानिकों का भी जैसे शिक्षा देना कि नक्षत्र का ज्ञान कैसे हो, साथ ही जो है खगोल के बारे में ज्ञान कैसे हो। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो तरह तरह के भवन निर्माण की शैली, नई नई वास्तुकला शैली की शिक्षा भी दी जाने लगी, क्योंकि अब नगरों का विकास हो रहा है। तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं अब इनका भी प्रारंभ हो गया, जैसे खनन करना, धातु विज्ञान का ज्ञान हो कि कैसे धातुओं को फिल्टर करना है, कैसे धातुओं का निर्माण करना है। साथ ही बढ़ईगिरी भी काफ़ी बढ़ी और कपड़ा बुनाई और रंगाई का काम भी अब तेजी से बढ़ने लगा था, तो इसकी भी शिक्षा दी जाने लगी थी मौर्य काल में। आगे है गुप्तकालीन शिक्षा। गुप्तकालीन शिक्षा जो है इसके बारे में गुप्तोत्तर काल में हर्ष का शासनकाल शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से अव्वल रहा। मंदिरों, मठों, विहारों में भी शिक्षा दी जाती थी। यानी कि जो आपका गुप्तोत्तर काल आता है, जब गुप्तों का पतन होने लगता है, उस समय हर्षवर्धन जो है, वर्धन वंश के शासक जो कन्नौज से शासन करते थे, इनका टाइम पीरियड आता है और इनके समय में शिक्षा का बहुत ज़्यादा विकास होता है और ये जो है शिक्षा का एक बेहतरीन जो है काल माना जाता है। और इस समय में आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा है वो मंदिरों में दिया जाता था, मठों में दिया जाता था, बिहारों में भी शिक्षा दिया जाता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। उस समय और कौन से केंद्र हैं जो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं? तो तक्षशिला में भी शिक्षा अभी भी दिया जा रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय में भी शिक्षा का काम चल रहा था, जो आपका उज्जैन है यहाँ भी शिक्षा का काम चल रहा था, साथ ही गया यहाँ भी शिक्षा का काम जारी था। तो ये उस समय के महत्वपूर्ण अन्य जो शिक्षा के केंद्र हैं वो भी चल रहे थे। साथ ही आपको पता है जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये तो सबसे ज़्यादा फेमस था, जहाँ से देश विदेश से जो लोग हैं वो शिक्षा अध्ययन के लिए आया करते थे। और आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना बहुत मुश्किल होता था। जो भी व्यक्ति शिक्षा के लिए वहाँ आते थे उनको पहले द्वारपाल के क्वेश्चंस के जवाब देने होते थे। जब वो द्वारपाल के क्वेश्चंस को सही सही जवाब दे पाते तभी उनको नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री मिलती थी। ये बात ह्वेनसांग ने कहा और ह्वेनसांग ने कहा था कि वहाँ दिन भर जो है वाद विवाद और ज्ञान की बातें हुआ करती थी, लेकिन 10 में से सिर्फ 3 लोगों को ही नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री मिलती थी, बाकी लोग द्वारपाल के सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। तो कितना अच्छा व्यवस्था था उस समय जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं बच्चों और क्या क्या बातें हैं। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, अभी तक हमने एंशियंट को पढ़ा, अब हम मध्यकाल को देख लेते हैं। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में मुसलमानों का भारत पर आक्रमण 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया। शासन इनका स्थापित करने में ये सफल रहे और 13वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में मुस्लिम शिक्षा पद्धति भारत में एक नवीन प्रयोग के साथ आया। यानी कि भारत में अब जो मुस्लिम आक्रमण हुए और उन्होंने जब भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तो उन्होंने अपने तौर तरीके और शिक्षा पद्धति को भारत में लागू किया, जो कि भारत की शिक्षा प्रणाली में एक नया प्रयोग था, एक नई चीज़ थी। आगे बच्चों इस्लाम सम्मत नैतिकता व मूल्यों की शिक्षा देना। इस्लाम में क्या था? इस्लाम से जुड़े हुए नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी, एक नई चीज़ थी ये। साथ ही मुस्लिम कानूनों व सामाजिक प्रथाओं का प्रसार प्रचार तथा इस्लामी शासन के प्रति निष्ठावान नागरिकों को तैयार करना भी इसका मेन उद्देश्य था। यानी कि जो मुस्लिम शिक्षा थी इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो वहाँ के तौर तरीके हैं, जो परंपराएं हैं, जो इस्लाम में कबूल हैं, ऐसी परंपराओं तौर तरीकों को लागू करना, साथ ही यहाँ के लोगों को इस्लामी शिक्षा दे करके उन्हें अपने लिए निष्ठावान नागरिक बनाना, जैसा कि अंग्रेजों ने भी किया था। अंग्रेजी शिक्षा देने के बाद यहाँ के लोगों के जो सोच है, जो माइंड है, जो नज़रिया है, उसको बदलने का कोशिश किया और लगभग सभी को अंग्रेज बनाने का प्रयास किया कि ज़्यादातर जो लोग हैं जब वो अंग्रेजी शिक्षा अध्ययन करेंगे तो वो उनका जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ अच्छा होगा, झुकाव होगा। और ऐसे ही सोच के साथ आप देख रहे हैं इस्लामी शिक्षा पद्धति भी लागू की गई थी। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के मकतबों की स्थापना की गई। यानी कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतबों में दी जाती थी। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दिया जाता था और मकतबों के अतिरिक्त जो है ये दरगाहों एवं खानकाहों में भी प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। यानी कि मकतब, दरगाह और जो खानकाह है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दिया जाता था। ये चीज़ याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? तो उच्च शिक्षा का जो केंद्र थे ये मदरसे थे। मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी और ये शिक्षण संस्थान मस्जिदों से संबद्ध होते थे। जो भी शिक्षण संस्थान थे ये सारे मस्जिदों से संबद्ध होते थे, मस्जिद उनको कंट्रोल करते थे।
जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन की हो जाती थी तब उसे मौलवी की उपस्थिति में घर या मस्जिद में बिस्मिल्लाह खानी नामक रस्म को करना होता था। यानी कि जो कोई बच्चा अगर वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो मौलवी की उपस्थिति में उसका बिस्मिल्लाह खानी रस्म होता था, संस्कार होता था। जैसे हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार के बाद बच्चा शिक्षा अध्ययन करने लगता था, वैसे इस्लामी परंपरा में बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता है जो 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन पे होता है मौलवी की उपस्थिति में, और फिर जो बच्चा है वो शिक्षा अध्ययन के योग्य मान लिया जाता है। तो ये है आपका मुस्लिम शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा। मुगलकालीन शिक्षा में शासकों का योगदान। मुगलकालीन जो शिक्षा है इसमें शासकों का क्या योगदान है और क्या महत्वपूर्ण इस समय शिक्षा के क्षेत्र में काम किए गए। मुगल काल में प्रारंभिक शिक्षा हेतु मस्जिदों में मकतब की व्यवस्था की जाती थी, और साथ ही जो हुमायूं है, आप देख रहे हैं कि मुगल काल में भी मकतबों में ही शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में हो रही है। और हुमायूं को भी शिक्षा में बहुत इंटरेस्ट था, साथ ही वो ज्योतिष में भी विश्वास रखते थे, इसीलिए वो सप्ताह के 7 दिन वो अलग अलग कलर के कपड़े पहना करते थे, 7 कलर के कपड़े पहना करते थे। तो हुमायूं ज्योतिष एवं भूगोल विषय का विद्वान था। मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में सुहरत-ए-आम नामक विभाग की स्थापना की गई थी। ये विभाग है सुहरत-ए-आम, जिसकी स्थापना बाबर के समय में किया गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हुमायूं ने दिल्ली स्थित पुराने किले में शेर मंडल नामक हॉल में पुस्तकालय की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट है। शेर मंडल जो हॉल है वहाँ पे पुस्तकालय की स्थापना किसने किया है? हुमायूं ने किया था। आगे है, अकबर ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं अन्य स्थानों पर खानकाहों एवं मदरसों की स्थापना करवाई। अकबर ने भी शिक्षा के विकास में ध्यान दिया। हालांकि वो जो अकबर हैं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि शिक्षा किसी भी इंसान के जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने लगभग जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे सभी जगह पे शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का प्रयास किया था। तो आगे आप देखेंगे बच्चों कि इन्होंने क्या क्या काम किया। अकबर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। फतेहपुर सीकरी, आगरा और अन्य स्थानों पर इन्होंने खानकाहों एवं मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था की। साथ ही अकबर की धायमा, ये एग्जाम में आया है कि किसने, माहम आनगा ने दिल्ली में खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है क्वेश्चन कि खैरुल मंजिल की स्थापना किसने किया है, या जो माहम आनगा है इन्होंने कौन से मदरसे की स्थापना की है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। आगे बच्चों, मुगल काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, गुजरात, लाहौर, जौनपुर आदि हैं। इन सभी क्षेत्रों में मुगल काल में शिक्षा का अच्छा खासा विकास हो चुका था और शिक्षा अध्ययन यहाँ पे होता था। आप जानते हैं आपका जो जौनपुर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिक्षा के क्षेत्र में, और आप जानते हैं इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा विकास हो चुका था। आगे है आधुनिक काल में शिक्षा का विकास, यानी कि जैसे जैसे आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में किस तरह की शिक्षा का विकास हुआ और शिक्षा पे क्या ध्यान दिया गया। तो आप देखेंगे आधुनिक काल में जो हमारे यहाँ शिक्षा दिया गया, पहले तो वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली हैं जो भारत आए 1498 में, फिर उनके पीछे ईसाई मिशनरियाँ भी आई भारत में, और उनका जो मेन मोटिव था वो था ईसाई धर्म का प्रचार करना, और साथ ही लोगों को शिक्षित करके उनके मन को कन्वर्ट करने या कहिए कि ईसाई धर्म की तरफ प्रेरित करने के लिए भी इन्होंने कोशिश किया कि इनको पढ़ा लिखा करके इनका जो दिमाग है उसको डाइवर्ट करेंगे और इनसे ईसाई धर्म कबूल करवाएंगे। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि 20 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ। इसके पश्चात भारत में यूरोपीय मिशनरियों का आगमन प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे भारत में यूरोपीय शिक्षा का विकास शुरू हुआ और इन मिशनरियों ने माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। जो मिशनरियां हैं इन्होंने माध्यमिक और उच्च हर तरह की शिक्षा व्यवस्था का जो है लागू किया, और सभी जो बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको आकर्षित करने की कोशिश की इस शिक्षा व्यवस्था में, ताकि उनका जो दिमाग है या जो मन है वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। आगे बच्चों याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन मिशनरियों ने भारतीय समाज में अंतर्निहित विषमताओं का भरपूर फायदा उठाया तथा समाज में व्याप्त अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को दूर करने हेतु शिक्षा का प्रसार करना आरंभ कर दिया। यानी कि जब ये आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ के समाज में बहुत असमानताएं हैं, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच है, अंधविश्वास है, छुआछूत है, आडंबर है, और लोग किस तरह से एक दूसरे से बटे हैं, कैसे उच्च जातियाँ निम्न जातियों से नफरत करती है, कैसे निम्न जातियाँ उच्च जातियों से परेशान है।
और इस बात का इन्होंने भरपूर फायदा उठाया और इन्होंने टारगेट बनाया निम्न जातियों को, जनजातियों को, जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित थे, जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित थे, जिनको समाज में कोई सम्मान, कोई आज़ादी, कोई भी इस तरह की चीज़ें प्राप्त नहीं थी। उन लोगों को इन्होंने टारगेट बनाया और सबको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, उन्हें पढ़ाया, उन्हें सम्मान देने की कोशिश की और साथ ही उनका जो दिमाग है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की और उनके लिए ये काम काफ़ी आसान था। और इस तरह से हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जो निम्न वर्ग के लोग थे और जो जनजातियाँ थीं वो इनकी तरफ आकर्षित हुई और इन्होंने बड़े पैमाने पे ईसाई धर्म को अपनाया है। इसलिए आप देखेंगे कि झारखंड और इस तरह के जो राज्य है वहाँ पे ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देखेंगे ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हो चुका था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ ही आधुनिक यूरोपीय शिक्षा तथा भारतीय विषयों की शिक्षा दी जाती थी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मिशनरी नारियों द्वारा बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे प्रमुख शहरों में बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। यानी कि सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी शिक्षा देने का काम किया इन्होंने और बहुत सारे विद्यालय की स्थापना इन्होंने अलग अलग जगहों पे किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। आगे है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है कि किसने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किया है? वारेन हेस्टिंग ने। कब किया है? तो 1871 में, ये 1881 में, ये सॉरी बच्चों 1781, याद रखेंगे। माइंड में बहुत सारी बातें रहती हैं तो चीज़ें कभी कभी रहती कुछ और है और बोल देते हैं कुछ और, तो याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया है? कोलकाता में किया है। कब किया है? 1781 में किया है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये पहला मदरसा है जो किसी गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि उसके 10 साल बाद 1791 ईस्वी में बनारस के रेजिडेंट जोनाथन डंकन में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी आता है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया? जोनाथन डंकन ने किया है। कब किया है? 1791 ईस्वी में किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हिंदू धर्म की शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी व अन्य आधुनिक शिक्षा विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि यहाँ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा दिया जाता था और किसकी? हिंदू धर्म के साथ ही अंग्रेजी शिक्षा का भी यहाँ पे जो है अध्ययन। ये नाम भले ही संस्कृत कॉलेज है लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो शिक्षाएं हैं वो दिए जाते हैं। साथ ही अंग्रेजी विषय की भी शिक्षा दी जाती है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दिया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और ये भी बहुत ज़्यादा आता है, 1800 ईस्वी में कंपनी के कर्मचारियों को असैनिक उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेलेजली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा आता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1800 में। किसने किया है? वेलेस्ली ने किया है। और क्यों किया गया है? तो जो आपके असैनिक जो है कर्मचारी थे उन सब को शिक्षा देने के लिए, जो असैनिक उच्च कर्मचारी हैं, जो एक तरीके से कि उच्च पोस्ट है, क्लर्कियल पोस्ट है, उन सब को और अन्य जो अंग्रेज जो आ रहे थे भारत में यहाँ के प्रशासन को देखने के लिए, उन सब को शिक्षित करने के लिए ये फोर्ट विलियम बनाया गया था। और यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी नहीं, मुस्लिम और हिंदू धर्म की शिक्षाएं भी दी जाती थी, दोनों शिक्षा यहाँ पे दिया जाता था। याद रखेंगे इस बात को। इस कॉलेज में सभी आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि जितनी आधुनिक विषय हैं उन सब की शिक्षा फोर्ट विलियम कॉलेज के जो भी व्यक्ति होते थे उनको दिया जाता था। 1793 एवं 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों में शिक्षा के विकास पर बल देने की बात कही गई। यानी कि जो 1793 का एक्ट है साथ ही जो आपका 1813 का एक्ट है, इन दोनों में या इस दरमियान भारतीयों के शिक्षा के विकास पर जोर देने की बात की गई। और 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख जो है हर वर्ष कोष बनाने की बात की गई कि कोष बनाया जाएगा 1 लाख का और शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम। और ये विवाद जो है 1813 से शुरू होकर के 1833 तक चला, यानी कि लगभग 20 वर्षों तक ये इसी विवाद में रह गया कि कौन सा माध्यम होना चाहिए शिक्षा का। यानी कि वो जो 1 लाख रुपए दिए गए 1813 में उसका कोई यूज नहीं हुआ और ये विवाद चलते चलते एट लास्ट विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त हुआ।
जहाँ पे राजा राम मोहन राय जैसे बहुत सारे विद्वानों ने समर्थन किया अंग्रेजी शिक्षा का, और साथ ही लॉर्ड मैकाले ने इसका पुरजोर समर्थन किया कि जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, और लॉर्ड मैकाले की जीत हुई और जो शिक्षा का पद्धति है वो अंग्रेजी लागू हुआ और भारत में तभी से अंग्रेजी शिक्षा का जो है शुरुआत हो गया। और लॉर्ड मैकाले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि भारतीयों और अरेबियन की संपूर्ण जो साहित्य है वो ब्रिटेन के एक अलमारी के एक कक्ष के बराबर भी नहीं है, यानी कि इतना निम्न कोटि का है। ये कहकर उन्होंने आलोचना किया, मजाक उड़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ वर्षों तक लागू रह गई तो यहाँ पे एक भी मूर्ति पूजक नहीं मिलेगा, एक भी टीका लगाने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऊपर से तो वो जो है भारतीय दिखेंगे लेकिन अंदर से वो सारे अंग्रेज हो जाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट लॉर्ड मैकाले ने दिया था और वो बहुत ही कट्टर विरोधी थे यहाँ के संस्कृति, यहाँ की सभ्यता और यहाँ के शिक्षा के। तो याद रखेंगे बच्चों, 1813 में चार्टर एक्ट में भारत के शिक्षा के विकास पर बल दिया गया, बात की गई। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के संचालकों ने भारतीय जनता को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। गवर्नर जनरल को भारत में शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए आवंटित किए गए, किंतु इस धन का वर्षों तक उपयोग नहीं किया गया। 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के पश्चात ये जो विवाद है ये समाप्त हुआ कि क्या माध्यम होना चाहिए, और फाइनल हुआ कि इंग्लिश ही माध्यम बने। फरवरी 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र, जिसको मैकाले का संस्मरण पत्र भी कहते हैं, ये उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी गई कि जो मैकाले का संस्मरण पत्र है ये जो है अब लागू हो गया और जो शिक्षा है भारत की अंग्रेजी में दिया जाना शुरू हुआ। और इन्होंने ही दिया था फिल्ट्रेशन थ्योरी, या छन छन करके शिक्षा का जो विकास है वो हो, यानी कि मैकाले के कहने का मतलब था कि हम सबको अंग्रेजी शिक्षा नहीं देंगे बल्कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे और फिर वो अंग्रेजी शिक्षा उनसे फिल्टर होकर के छन छन करके नीचे के वर्गों तक जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया शिक्षा के क्षेत्र में, या छन छन करके शिक्षा का जो विकास होगा ये किसने दिया है, ये लॉर्ड मैकाले दिया है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। और इसी को मैकाले का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि इसी फिल्ट्रेशन थ्योरी को हिंदी में कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ये लॉर्ड मैकाले का ही है और यहाँ से अंग्रेजी शिक्षा जो है वो हमारे यहाँ शिक्षा का माध्यम बन गई। और उसके बाद मैकाले की बात सच में सही हुई। आने वाले कुछ वर्षों में भारतीयों के ऊपर इस शिक्षा का इतना असर हुआ कि उन्हें फिर अपने ही देश के जो लोग हैं वो निम्न कोटि के या अशिक्षित या असभ्य लगने लगे। और इन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया अंग्रेजों को कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो मनोबल था वो इतना बढ़ चुका था कि यहाँ के इतने ज़्यादा लोगों के विरोध के बावजूद ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला जो अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था से और उनके जो है चीज़ों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेजों से हार गए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम लोग फिर आधुनिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आधुनिक शिक्षा में आगे का और भी विकास देखेंगे कि कैसे वुड डिस्पैच आया, हंटर आयोग, सैडलर आयोग और जितने भी आयोग आए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को ये अक्षर देखने में थोड़ी असुविधा होती हो तो आप लोग प्लीज़ अपनी नेट क्वालिटी को बढ़ा लिया करें। आप देखते हैं जो वीडियोस चलते हैं तो वहाँ कोने में आपकी बिंदी बिंदी करके एक डिज़ाइन बना होता है, उस पर टच करेंगे तो वहाँ पे नेट क्वालिटी दिया रहता है। वहाँ से आप नेट क्वालिटी को बढ़ा करके शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और बाकी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ उसको सुन करके बार बार रिविज़न कर सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं बेस्ट देने का और जितना भी हम लोगों से हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे व्यवस्थाएं हो जाएंगी हम अपनी टेक्नोलॉजी को और उन्नत करेंगे ताकि आप लोगों को सुविधाएं हों। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो हम जो कर पा रहे हैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी अपना बेस्ट दें और मेहनत करें, कोशिश करें कि आप लोग जो है अच्छा परफॉर्मेंस दें और हमारा जो प्रयास है ये सफल हो। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए रहने देते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट डे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।